Okay. Dear students, now we are going to start a fresh chapter, that is electromagnetic induction. इस चैप्टर में जो मेन हेडिंग्स हैं, these are magnetic flux, Faraday law, Lenz law and its application, then type of EMI. EMI stands for electromagnetic induction. एंड जो EMI का टाइप है वो दो प्रकार से होता है. मोशन के बेसिस पे अगर बात करें तो मोशनल EMI या स्टैटिक EMI, एंड सोर्स की बेसिस पे अगर बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. दीज आर रफ हेडलाइंस फॉर योर चैप्टर. बाकी हम बहुत डिटेल में जा करके बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये रिवीजन पर्पस से है. हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए अप्रैल अटेम्प्ट में स्पेशली इम्पोर्टेंट होने वाली हैं. इसके लिए जनवरी अटेम्प्ट में जिन जिन हेडिंग से क्वेश्चन आया है उनको डीप में जाके बात करेंगे. बाकी जहाँ से नहीं आया है वहाँ पे भी बात करेंगे, बट लिटिल बिट. तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो तो है इंड्यूस EMF ड्यू टू चेंज इन एरिया. बट डायरेक्टली हम यहाँ पर आकर के बात नहीं कर सकते, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो पहले थोड़ा सा हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करना होगा, देन फैराडे लॉ, देन लेंज लॉ एंड सो ऑन. तो मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन से विल बी प्रेजेंट हेडिंग फॉर द रिवीजन पर्पस. ये आपका यहाँ पे हेडिंग हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक, क्या होता है आई थिंक थोड़ा बहुत आपको पहले से ही आइडिया होगा. ये क्योंकि रिवीजन है तो आपको बिल्कुल बारीक लेवल पे जाके बताना तो संभव नहीं है. मैं फर्स्ट फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर हम बात करें इसके सिंबल की तो ये है फाई, इसके फॉर्मूले की तो ये होता है BA sin थीटा. यहाँ पे आप हमसे डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि किताबों में जो लिखा रहता है फॉर्मूला वो होता है BA cos थीटा. तो मन में आपके ये सवाल आएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, बस ऊपर ये जो थीटा है ये है थीटा डैश, और ये जो है थीटा ये आपका थीटा डैश नहीं है. दोनों में अंतर क्या है कि एक कोई अगर थीटा गिवन है, दूसरा निकालने के लिए आप 90 माइनस दैट कर सकते हैं. अब यहाँ पर B तो समझ में आता ही है क्या है. ये है मैग्नेटिक फील्ड और A क्या है, एरिया ऑफ द लूप. एंड थीटा और थीटा डैश को लेकर के माइट भी कन्फ्यूज़न हो सकती है. लेट मी क्लियर दैट. ये आपका एक रेक्टेंगल है, आप सर्कल भी ले सकते हैं, बशर्ते जो भी रहेगा वो एक क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड फिगर होगा. इसमें अगर हम फील्ड लाइंस बनाएं कुछ इस प्रकार से, मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एज्यूम किया है जो कि आप देख ही सकते हैं इस एरिया के या इस लूप के परपेंडिकुलर है. पॉइंट शुड बी नोटेड, मैंने कहा कि परपेंडिकुलर है. तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना, 0 या 90. पहली नज़र में जो समझ आता है वो तो ये कि थीटा तो 90 है क्योंकि आई एम सेइंग हियर परपेंडिकुलर. तो बात सही है, लेकिन किताबें कहती हैं कि नहीं यहाँ पे एंगल 0 है, और मैं कह रहा हूँ या परपेंडिकुलर बोलते ही समझ आता है कि एंगल 90 होगा. तो कौन सा सही है? दरअसल थीटा डैश ये 90 है, थीटा ये जो है ये 90 नहीं है, ये 0 है. अब आप समझिए कि थीटा क्या है. थीटा दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस लूप से जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल हियर इज थीटा डैश. नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा एक्चुअली इस लूप का इस फील्ड लाइन से एंगल नहीं है. इस लूप के परपेंडिकुलर एक लाइन एज्यूम करी जा सकती है लाइक दिस, है ना. ये लेटर ऑन आप समझ पाओगे कि एन कैप से रिप्रेजेंट होता है, जिसे एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं. इसका एंगल है फील्ड लाइन से. तो फील्ड लाइन और नॉर्मल टू द प्लेन आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो एंगल इन बिटवीन, सो थीटा विल बी 0. So for this situation we can say theta dash is 90 and we can say theta is 0. and for future purpose better will be कि confusion ना हो. तो आप देखो अगर कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इमीडिएट आप लिखो थीटा 90, बट थीटा नहीं होगा, वो थीटा डैश होगा. एंड व्हाट विल बी थीटा? फॉर दैट यूज दिस एक्सप्रेशन, 90 माइनस 90 करोगे तो 0 आ जाएगा. जैसे कि हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ले लें कि लूप आपकी ऐसे है, ठीक है, ये आपकी लूप है और इस पे फील्ड लाइंस अगर आप बनाएं तो आप देखोगे कि सब लेफ़्ट राइट से निकल जाएगी, और यहाँ पर एक भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं है जो इस लूप के परपेंडिकुलर हो या इसको पेनिट्रेट करके या ड्रिल करके जा पाए.
In order to feel the situation, you may assume a paper, plain paper over here, and if बारिश ऐसे हो रही है तो इस तरह से पेपर का ओरिएंटेशन होगा तो पेपर गीला होगा, बट इस तरह से अगर है पेपर तो कुछ खास गीला नहीं होगा. सो हियर थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है फील से कि फ्लक्स जीरो होगा. बट अगर फॉर्मूले से बात करें तो हम यहाँ पे थीटा और थीटा डैश पर एनालाइज करें, फोकस करें तो थीटा ये जीरो है या 0 90. थिंक अबाउट दैट. ये जो लाइंस हैं दीज आर दी पैरेलल विद लूप, सो एंगल इज जीरो, बट विच वन, थीटा या थीटा डैश? इट इज थीटा डैश विच इज जीरो. एंड व्हाट अबाउट थीटा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डैश, इट विल बी 90. क्लियर है? बाकी अगर आपको फॉर्मूला लगाना है जो आप लगाना चाहो सबसे आंसर आएगा. यू कैन अप्लाई बी ए कॉस थीटा, यू कैन ऑल्सो अप्लाई बी ए साइन थीटा डैश. आप चाहे थीटा या चाहे थीटा डैश रख के देख लो, यू विल रियलाइज कि फाइनली इट इज जीरो. थीटा यहाँ पे आप देख ही रहे हो जीरो, थीटा यहाँ पे 90 रखेंगे, यहाँ पे 90 रखेंगे, कॉस 90 जीरो होता है, और थीटा डैश जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, साइन जीरो जीरो होता है. आफ्टर ऑल थ्योरेटिकली भी समझ आ रहा है, मैथमेटिकली भी समझ में आ रहा है कि इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो फ्लक्स बिकॉज फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द लूप, so not penetrating, not associated with, not linking with your loop, but here maximum link in between, so here flux is maximum and it will be BA. जैसे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो लेटर ऑन कि फील्ड लाइंस आपकी ऐसे हैं, ये पॉपुलर सिचुएशन है, आगे आपको मिलेगी, आगे ही डिस्कस करना चाहिए था बट डायग्राम बन गया है तो मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ. ये आपने एक लूप यहाँ पर एज्यूम करी है, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस डायरेक्टली आप एज्यूम कर लो या मान लो कि बिकॉज ऑफ मैग्नेट है, दिस वन हियर इज अ मैग्नेट, पोल, नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट, एंड हियर वी हैव साउथ पोल ऑफ, यू कैन से सेम मैग्नेट और यू कैन से अनदर मैग्नेट. ये नॉर्थ और ये साउथ के बीच में इस प्रकार से फील्ड लाइंस जो हैं उसमें ये आपने एक लूप कंसिडर करी है. नाउ थिंक व्हाट विल बी द फ्लक्स इन बिटवीन. यहाँ पे फील्ड लाइंस आर पैरेलल विद लूप, सो थीटा डैश हियर विल बी जीरो, थीटा हियर विल बी 90 एंड फ्लक्स विल बी जीरो. ये वाली पूरी कहानी यहाँ पर बनेगी. अगर कोई यहाँ पे ऐसा करे, कैसा करे कि इस लूप में एक रॉड आप समझ लो कि ज्वाइंट कर दो और फिर इस रॉड से आप लूप को रोटेट करो. तो करिए जब आप रोटेट तो थोड़ी देर में पाएंगे क्या कि ये लूप का जो ओरिएंटेशन है इट विल बी लाइक दिस. नाउ थिंक, क्या अभी भी फ्लक्स जीरो है? क्या इस सिचुएशन में इसका फ्लक्स जीरो है? यू विल रियलाइज नहीं, अब जीरो नहीं है. सारी की सारी लाइन देखिए इसको छेद करके निकल के आ रही हैं. सो दिस टाइम यू कैन से फ्लक्स इज नॉट जीरो, राइट. तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा ये आपने ऊपर निकाला था. यहाँ पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा डैश 90 होगा और थीटा जीरो होगा. फार्मूला चाहे बी ए कॉस थीटा लगाइए, चाहे बी ए साइन थीटा डैश लगाइए. इन ऑल सिचुएशन यहाँ पर जो फ्लक्स होगा दैट विल बी बी ए. एंड ये फ्लक्स जो पहले था वो जीरो था और अब ये हो गया है जीरो, तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हुआ है. अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है पॉइंट शुड बी नोटेड, फ्लक्स होना, ये इस चैप्टर के लिए बहुत काम की बात नहीं है. जैसे कोई एक पिक्चर थी जिसमें कहते हैं कि होने से कुछ नहीं होता है, उसका चेंज होना ज़रूरी होता है. ये बात एक्चुअली फ्लक्स के लिए करी गई है. मिलती जुलती स्टोरी शायद 3 इडियट वाले पिक्चर में है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. फिलहाल आप कनेक्ट कर रहे होंगे. पिक्चर देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस भावनाएं समझनी है कि फ्लक्स होने से कुछ नहीं होता है, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी होता है, जो कि तब होगा जब यहाँ पर इसको कोई घुमाएगा. तो फ्लक्स जीरो से यहाँ पे बी ए हो गया. फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है ये इस हेडिंग में समझ में आएगा, फैराडे लॉ. तो फैराडे लॉ क्या है ये अब हमें डिस्कस करना है. ये हेडिंग आपकी फिनिश हो गई है. लेट मी कॉपी दैट हेडिंग. इस फ्लक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है और फैराडे लॉ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है. जो क्वेश्चन आया है वो किसी और हेडिंग पे है, बट मुझे थोड़ा बहुत ये बताना ज़रूरी है ताकि थरोली चीज़ें रिवाइज हो जाए. लास्ट मोमेंट चल रहा है, मुझे लगता है हो सकता है आप अपने आप से कुछ ना रिवाइज कर पाएँ, इसलिए जिन हेडिंग्स पे नहीं आया है प्रश्न
उनको भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ फैराडे लॉ की, जिसके हिसाब से क्या कि फ्लक्स होना ये कोई यहाँ पर हमारे लिए काम की बात नहीं है, काम की बात है फ्लक्स का चेंज होना। तो जब फ्लक्स का चेंज होता है तो फैराडे ने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ये वो चीज़ है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन का, यू कैन से कंडक्टर है कोई या मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ड्रिफ्ट करा सकती है, उनको मोशन करा सकती है, या यू कैन से ईएमएफ की वजह से करंट हो सकती है। V बराबर आई आर में जो ये V होता है वो यहाँ E से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे आप EMF कह सकते हैं। यू कैन से इट इज़ द कॉस जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन कर रहा है। तो ये EMF अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ कब आता है? जब फ्लक्स होता है, नहीं जब फ्लक्स का चेंज होता है। मान लेते हैं फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जैसे कि ऊपर वाली सिचुएशन में आपने देखा कि जब आपने कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू जो है 0 से BA या BA से 0 BA के बराबर चेंज हुई। तो यहाँ पर फैराडे ने कहा कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है, और उस EMF का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है चेंज इन फ्लक्स इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस को ध्यान में रख के चलें तो फिर ये माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या टी आता है, इसे आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। बाकी इस माइनस के बारे में विशेष बात नहीं करनी है, ये बात करी जाएगी लेंज लॉ में इन डिटेल, बट आवर कंसर्न हियर इज फैराडे लॉ, सो वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन इंटरप्रिटेशन ओवर हियर। So we can say after all E is equal to delta phi by delta t। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। ये ध्यान दो कि सब कुछ यहाँ मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि माइनस की बात हम अभी लेंज लॉ में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब डायरेक्शन वगैरह पर हमें फोकस करना होगा, करंट किधर बहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट टाइम ये रोल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात इम्पोर्टेंट हो जाएगी, बट अभी के लिए इग्नोर करिए। अब यहाँ पर अगर हम बहुत छोटा सा कोई टाइम ही कंसीडर करें तो यहाँ डेल्टा टी नहीं आएगा, फिर डी टी आएगा, और फिर ये डेल्टा फाई नहीं आएगा, फिर ये डी फाई आएगा। ये भी EMF को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अंतर है कि ये एवरेज EMF है और ये इंस्टेंटेनियस EMF है, दोनों पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो अगला फार्मूला बनेगा वो ओम्स लॉ को यूज़ करके, ये क्या होता है आपको पता ही है कि भाई V बराबर होता है IR। ना V क्या होता है? ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट होगा जो E होगा वो आ जाएगा I इंटू R के बराबर। हम इसे यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं, तो E बराबर IR बराबर डी फाई बाई डी टी आ गया। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस स्टेटमेंट हो गया फैराडे लॉ का, जिसमें ओम्स लॉ इंक्लूडेड है। नाउ वन स्टेप आगे और आएंगे हम लोग और बात करेंगे किस बात की? चार्ज की। चार्ज जो फ्लो होता है, जो कि करंट अगर कहीं है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज कितना फ्लो किया है ये निकालना हो तो क्या करेंगे? हम करंट की डेफिनेशन को याद में लाएंगे, ये होता है डी क्यू बाई डी टी। तो जहाँ कहीं आप आई देख रहे हो, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, तो रख सकते हो इसके स्थान पे डी क्यू बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आर, इट विल बी डी फाई बाई डी टी। नाउ पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ से क्वेश्चन पिक हुआ है जो मैंने कैंसिल किया है मैंने डी टी को। इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो आपका डी फाई है ये आपका R इंटू डी क्यू के बराबर है, या जो डी क्यू है चार्ज जो फ्लो हुआ है वो डी फाई अपॉन आर के बराबर है। ये जो आपका डी क्यू है या जो आपका डी फाई है ये डी टी पे डिपेंड नहीं करता है। कितने टाइम में ये चेंज हैपन हुआ है या अकर हुआ है, इस पर डी क्यू और डी फाई का कनेक्शन नहीं है। क्या मतलब है इस बात का कि दो बार यहाँ पर दो केस एज्यूम करिए, दोनों में ही कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे से ऐसा किया गया है, लेकिन एक बार किसी ने 1 सेकंड में किया और एक बार या दूसरे केस में 1 साल लगा दिए अगले ने। एंगुलर स्पीड इन सेकंड केस यू कैन रियलाइज कि बहुत कम रही है, इसीलिए 90 डिग्री का रोटेशन टेक्स 1 ईयर।
तो जब 1 साल का टाइम लग रहा है, जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बताइए चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा या कम। आपके दिमाग में ऐसी धारणा आ सकती है कि आई जो होता है वो Q/T होता है, यानी कि Q बराबर IT होता है, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू T होता है। जब टाइम ज़्यादा लगा होगा दैट टाइम चार्ज ज़्यादा फ्लो किया होगा। ये गलत हो गया। ये जो आप कहते हैं अंडरस्टूड हो जाता है कि ये तब होगा जब आई कांस्टेंट होगा। यहाँ आई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो चार्ज फ्लो हुआ है या जो फ्लक्स चेंज हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है ये मायने नहीं रखता। आप यहाँ पर 90 डिग्री का ओरिएंटेशन चेंज लिए हो, ओरिएंटेशन चेंज किए हो, फ्लक्स की वैल्यू 0 से BA के बराबर हो गई है, करस्पॉन्डिंगली जो चार्ज फ्लो हुआ है वो d∅/r के बराबर है। अब चाहे आपने ये फ्लक्स जो चेंज किया है 1 सेकंड में किया हो चाहे 1 ईयर में, डज नॉट मैटर, चार्ज फ्लो विल रिमेन सेम। तो इस फॉर्मूले में जो Q बराबर IT में आप सोच रहे हो I सेम है, नहीं। कहानी ये है कि I बराबर QT में Q जो है वो कांस्टेंट है और I प्रोपोर्शनल टू 1/T है। मतलब जहाँ आपने कम समय में रोटेशन किया, फास्ट रोटेशन हुआ है, दैट टाइम सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, सो करंट प्रोडक्शन दैट टाइम विल बी मोर। So fast rotation will generate more current over here. Later on you will realize कि यहाँ पर जो करंट पैदा होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, AC होता है, और वो AC जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा अगर फास्ट रोटेशन है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इसके रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये बात मैंने डिटेल में बता दी है। नाउ एक और बात यहाँ पर जो पूछी जाती है वो क्या कि जब करंट है यहाँ पे, जब रजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पर I² × R भी होगा। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर वैलिड है, आप बेशक लगा सकते हैं। पूछा ऐसे जाता है कि आपने कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो इस प्रोसेस में कितनी ऑन एन एवरेज पावर डिलीवर हुई है, पावर डिसिपिएट हुई है। ये पावर डिसिपिएट क्यों हुई है? क्योंकि वायरिंग्स में या वायर में करंट फ्लो हुई है और उसमें रेजिस्टेंस था, ड्यू टू दैट हीटिंग हुई है, और वही हीट डिसिपिएशन का जो रेट है उसको ही पावर कहते हैं या पावर डिसिपिएशन कहते हैं। उसको हम इस फार्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं। निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको फाई का फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा लाइक t² + 2t + 1, वो पुट करोगे तो यहाँ E आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पुट करोगे R की वैल्यू। तो ये एक जनरल थीम है। एग्जैक्टली इन क्वेश्चन यू हैव टू गिवन, आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग कहानी करनी होगी, इसलिए इसको अब आगे करने की नीड नहीं है। फैराडे लॉ ख़त्म हो गया है और लेंज़ लॉ हमें अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फैराडे लॉ। तो जैसा कि मैंने मतलब फैराडे ने क्या बताया कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है ये। और फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है BA cos θ। तो सोचिए फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है या कैसे कैसे चेंज हो सकता है। एक रास्ता है कि आप B को चेंज करा दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ जो अगर ये चेंज हुआ तो फाई भी चेंज होगा, और फाई जो चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस होगा। तो EMF इंड्यूस होने का बेसिक रीज़न तो फ्लक्स का चेंज होना है, लेकिन डिटेल में जाके बात करें तो पहला रीज़न कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं चेंज हो रही है तो फिर वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। दूसरा, जो अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वहाँ भी होगा। तीसरा, अगर थीटा एंगल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी होगा। तो यही लिखा है मैंने कि फैराडे लॉ के एप्लीकेशन में हम इंड्यूस EMF निकालते हैं जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। बट वो क्यों होता है? या तो B के चेंज होने की वजह से, या A के चेंज होने की वजह से, या थीटा की चेंज होने की वजह से। अगर हम एग्जाम्पल्स पर आकर के बात करें तो इस वाली कहानी पे बेस्ड जो इक्विपमेंट है हमारे घरों में जो यूज़ होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। और एरिया के चेंज होने पर जो EMF इंड्यूस होता है,
इस पर बेस्ड जो इक्विपमेंट है वो हमारे घरों में नहीं होता है, लेकिन है दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक ट्रेन या मैग्नेटिक ब्रेक्स। ये क्या होता है, एरिया जो वहाँ चेंज होता है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी वजह से हीटिंग होती है और उसकी वजह से जो आपकी गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है और गाड़ी रुक जाती है। तीसरा, थीटा के चेंज होने पर आधारित कोई इक्विपमेंट अगर है तो वो हमारे घरों में कहीं कहीं मिल जाता है, दैट इज़ जनरेटर। जनरेटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप करेक्ट कर लेना। जनरेटर में क्या होता है, यही होता है जो मैंने यहाँ बताया कि कॉइल होती है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, वो रोटेट करती है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होती है। वो करंट क्यों इंड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है और फैराडे बताए थे कि फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ड्यू टू दैट अगर कभी क्लोज पाथ मिला तो फिर करंट भी फ्लो होगी और यहाँ करंट क्लोज पाथ मिलता है जनरेटर के केस में तो करंट फ्लो करती है। मतलब अगर आप यहीं पे काम करो कि इधर से आप 2 ठो तार निकाल लो, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दो। आप इधर पे क्या करोगे, इसको घुमाओगे, मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करोगे, बदले में इधर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ये बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने रफ लेआउट बताया है, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। यहाँ पे कुछ सर्किट ब्रेक सा लगा रहता है, अदरवाइज़ तो फिर आप इसको घुमाओगे तो फिर ये बल्ब भी घूमेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके घरों में जो बल्ब लगे हैं, जो एसी लगा है, वो सब घूम रहा है। जनरेटर के अंदर कॉइल वो घूम रही है, लेकिन बल्ब जो आपके घर में लगे वो नहीं घूम रहे। मतलब बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर माहौल में ब्रेक लेके आ रही है, माहौल चेंज कर रही है कि उसके पहले चीज़ों में रोटेशन है, उसके बाद नहीं है। नॉट नेसेसरी टू डिस्कस दैट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन, सो आई एम इग्नोरिंग दैट। नाउ अगर हम बात करें धीरे धीरे उस दिशा में जहाँ पर से प्रश्न आए हैं, तो ये रहा, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ड्यू टू चेंज इन एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईएमएफ तो इंड्यूस होता है तब जब फ्लक्स चेंज होता है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक चेंज इन एरिया। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो आपकी रॉड है, ये वाली और ये वाली, ये फिक्स है। दीज आर द फिक्स वायर्स, फिक्स रेल्स। Over these 2 rails we have one more rail. This is not fixed, it is moving, it is going upward with some speed which is constant over here. So यहाँ पे ये जो area है, this area will not remain constant, it will increase. तो ड्यू टू दैट फ्लक्स विल इंक्रीज, सो ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये लेस पॉपुलर है, बट बिफोर दैट वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो मोर पॉपुलर है। डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं अपने अटेम्प्ट में मिल ही जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पर मैंने क्या किया, बस अंतर क्या रखा है, आप एक काम करो, ऐसे इसको बना लो इस तरह से, तो आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी लाइक दिस। ये देखिए अंतर क्या है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी एक स्लाइडिंग वायर है और यहाँ भी एक स्लाइडिंग वायर है, दोनों यहाँ मूव करेंगे सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, v मैंने मान लिया। बस यहाँ पर क्या है कि 2 रेल हैं, वो ज्वाइंट हो रही है कोई एक पॉइंट पे, और ये कोई एक पॉइंट पे ज्वाइन नहीं, और ये तीसरी रेल की हेल्प से उनको ज्वाइन कराया गया है। मतलब यू कैन से द लूप हियर इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, बट हियर इज नॉट रेक्टेंगल, वी हैव अ ट्राइंगल। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस ओवर हियर। ड्यू टू दैट वी हैव टू सी कि क्या चेंजेस आएंगे हियर एंड दियर। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्या दोनों जगह एक ही जैसा होगा या कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा। वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू सी दिस वन लेटर, बट बिफोर दैट दिस वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट पॉपुलर कंडीशन है। ऑब्वियसली एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, आई एम नॉट ड्राइंग इट। आप एक क्रॉस कहीं बना लो जो कि बता रहा है कि फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड गोइंग इनवर्ड लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका, तो अपनी तरफ से ही कुछ मान लें, b मैंने मान लिया, ये b क्या है, आप इसे w मान लें, ये विड्थ हो गया। भाई एक रेक्टेंगल में लंबाई होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है। ये रेक्टेंगल है, ये उसका विड्थ है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, मैंने w के बराबर मान लिया है। बाकी लेंथ को हम l नहीं मानेंगे,
x मान ले रहे हैं, उसका कारण कि ये x यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होगा। जब ये ऊपर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएंगी, और ड्यू टू दैट x इंटू डब्ल्यू विच विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू दैट फाई बराबर बी ए इंटू कॉस थीटा तो लेने का ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 है। तो यहाँ पे b इंटू ए विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, बट बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी x विल इंक्रीज, सो x इंटू डब्ल्यू एरिया विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट फ्लक्स विल इंक्रीज, ड्यू टू दैट EMF will induce. So what will be the value of that? We have to calculate that. So firstly we will calculate area, that will be x into w. Now we will calculate flux, that is b into a. So it will be x WA. Now from here we can say that कि flux is a function of x. x पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, और x चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली फ्लक्स ये चेंज करेगा। यू कैन से फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और यहाँ पर अगर हम E निकालना चाहते हैं तो हमें डी फाई बाई डी टी निकालना होगा, और डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए हम यहाँ पर फाई की वैल्यू x ओमेगा ए रख देंगे, और ओमेगा नहीं है, W है, तो W को और एक कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। नाउ थिंक व्हाट इज दैट, what it signifies, dx by dt means what, x के चेंज होने का रेट। यहाँ पर देखिए समझ में आएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा x बदलेगा, x के बदलने का जो रेट है इनडायरेक्टली हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ये v को रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, सो e विल बी ओमेगा ए v। ओमेगा यहाँ पे आपको अगर इरिटेट कर रहा है तो शुरुआत से ही हम यहाँ पर ओमेगा ना लिखते तो सही रहता, मैं एल माने ले रहा हूँ। तो E विल बी यहाँ पर ये हो जाएगा क्या कहते हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करने थे, A के बाद में ये X है और ये W है, इसको L करना था। दरअसल वो सही है, लेकिन उससे क्या है ना कि जो बुक के रिजल्ट हैं वो किसी और सिंबल में है तो इरिटेट करेंगे। तो ये हो गया b इंटू ए, और यहाँ पे एरिया का हमें वैल्यू रखना था, तो ये हो गया b देन x इंटू एल, और फिर यहाँ पर हो गया बी एल इंटू एक्स, और यहाँ से आगे की कहानी वही, फाइव प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एल एक्स और बी एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देन डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा, तो ई की वैल्यू बी एल वी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो ई एम एफ है क्या टी पे डिपेंड कर रहा है, ई जो है क्या टी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि as long as its velocity is constant, EMF induced here will remain constant. बट ये जो क्वेश्चन आया है इसमें शायद कहानी में हल्का सा चेंज आएगा, थीम वही है। अगर आप थीम समझ गए होगे तो ऐसे न जाने कितने और वैरायटीज़ हैं सब कर लोगे। यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि इंड्यूस EMF जो होगा क्या इस बार अगेन टी पे डिपेंड नहीं करेगा या करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो फिक्स पार्ट है, ये जो फिक्स पार्ट है, ओनली मूविंग पार्ट हियर इज स्लाइडिंग रॉड। तो जहाँ पर जो दो लोग फिक्स हैं, ये एंगल भी फिक्स है, इनको कुछ अपनी तरफ से मान लो, थीटा एंड थीटा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाली डिस्टेंस की O से M तक की, तो क्या ये कांस्टेंट है? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा M जो है O से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है x, आई थिंक आप समझ गए होंगे ये कांस्टेंट नहीं है, और जैसा मैंने अभी बताया आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसी का जो रेट चेंज है दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग पार्ट। राइट, नाउ कंसर्न क्या था हमारा कि एनी हाउ कैलकुलेट द एरिया which will here going to change, due to that flux will change, due to that EMF will induce. So finally we have to calculate this area. How we can calculate? For this purpose you can consider a right angle triangle, that is AMO. इन AMO थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है और ये बेस हमें पता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा अप्लाई करके आप ये काम चाहे तो खुद से कर लें, इट विल कम आउट टू बी x tan थीटा, एंड इतना ही इधर भी आएगा।
तो ए से बी तक का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2x tan थीटा। दरअसल एरिया निकालने का आपको आई थिंक फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात कर लें अगर तो इसे लिया जा सकता है, और बेस की बात कर लें तो ये हो सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स है मल्टीप्लाइड बाई 2x tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया जो आ गया है उसमें कांस्टेंट चीज़ें आप अलग करके लिखो, 2 कैंसिल कर दो, ये 2 जो है कैंसिल करने के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया tan थीटा देन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अंतर आ रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था उसमें जो एरिया था आपने नोटिस किया कि वो एरिया x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट हियर व्हाट हैपनिंग, ये x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो इससे क्या चेंज आएगा, लेट अस सी। तो यहाँ पर फ्लक्स विल बी b इंटू ए, b इंटू ए विल बी tan थीटा, b tan थीटा कॉन्स्टेंट हो गया मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ ई एम एफ डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा b tan थीटा ये कांस्टेंट है और x स्क्वायर का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। तो ये आपका हो गया e बराबर 2b tan थीटा और dx बाई डी टी ये हो गया v, ये भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, अब यहाँ पर x के बारे में आप विचार करें, क्या ये EMF कांस्टेंट है, ये b पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है, थीटा पे कर रहा है, ये कांस्टेंट है, v ये जो वेलोसिटी है ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, बट क्या ये x ये कांस्टेंट है, जैसे जैसे आगे जाएगा x बढ़ता जाएगा, तो x बढ़ेगा तो EMF इंड्यूस ये भी बढ़ेगा। मतलब बिगिनिंग में जब रॉड बिल्कुल शुरुआती क्षणों में यहाँ कहीं पर थी, दैट टाइम जो ये x है लगभग 0 रहा होगा, तो EMF 0 रहा होगा। फिर जैसे जैसे ये दूर को जाने लगी, जैसे जैसे ये दूर को जाने लगी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओ बढ़ता जा रहा है और x बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये भी बढ़ता जा रहा है। मतलब E यहाँ पर x पर डिपेंड कर रहा है, बट T पे भी तो इनडायरेक्टली कर रहा है, वो कैसे? वेरी सिंपल, आप यहाँ पर ये बताओ कि ये जो पॉइंट है यूनिफॉर्म स्पीड से इधर को जा रहा है, दैट इज v ओवर हियर, सो इन टाइम t हाउ मच इट विल मूव, it will be distance equal to speed multiplied by time, x बराबर v into t, put that here, so you will get 2b tan theta and then v and then x की जगह मैंने रख दिया vt। ये सब कुछ कांस्टेंट है और यहाँ पे e टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये कहानी को आगे कभी ग्राफ में पूछें तो कंफ्यूज मत होना। जब आपकी कहानी रेक्टेंगुलर रूप वाली थी, दैट टाइम EMF का अगर कभी ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा बनाओगे जो ये बताएगा कि देखो t बढ़ रहा है लेकिन e नहीं बढ़ रहा है, e प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0। बट अगर ये ट्रायंगुलर रूप वाली कहानी अगर आ गई तो फिर अगर कभी ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा जैसा उधर बना दिया आपने, ये आपका t पे डिपेंड कर रहा है। शुरुआत में तो EMF है ही नहीं t बराबर 0 पर, फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, ये लीनियर डिपेंडेंसी होगा e प्रोपोर्शनल टू t। रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो अब क्या ही मैं बोलूँ, e प्रोपोर्शनल टू t की पावर n है और पूछ रहे हैं n की पावर बताओ। तो हमने बताया ना कि e बराबर t की पावर 1 है या t है, तो उसे आप t की पावर 1 मान सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, आंसर आ गया। बाकी लेंदी हो गया है वीडियो, इस बारे में चर्चा यहाँ पर नेक्स्ट में करेंगे। मैंने जैसा अभी आपको बताया ना कि बेसिकली जो EMF इंड्यूस होता है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स होता है, बट प्रिसाइजली कहें तो फ्लक्स बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, चेंज इन एरिया हो सकता है। चेंज इन एरिया कवर हो गया, चेंज इन एंगल दिस विल बी इन नेक्स्ट सेशन। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।